नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट में। हम लोग एक सेशन स्टार्ट किए हैं। वो सेशन है आपका आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर, जिसमें हमने एक पेपर का डिस्कस कर चुका हूं। जो पेपर आपका क्या होगा, पहला पेपर था, पहले शिफ्ट का पेपर था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरे शिफ्ट के पेपर का डिस्कस करेंगे। उन तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चनों को हम लोग शुरू से लेके अंत तक पूरे जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी पर डिस्कस करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे कहूँ कि भाई जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके बता दें कि यहाँ पर ये समस्या है, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम चलते हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लेकर के दूसरे पेपर पर हम लोग पहुँचते हैं। आज दूसरे पेपर के सभी क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और आप क्या करें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिए, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या होगा देखते हैं बोर्ड पे क्या दिया है। क्वेश्चन में ये दिया था, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 करड़ी में 3 हो तो इसका परिमाप क्या होगा। एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा भाई, मैं आपको सभी सूत्र छोटे छोटे बातों को पूरा डिटेल बताते जाऊं, जिसके कारण आपका क्या होगा, आने वाले इससे टाइप के क्वेश्चन यदि आप आए तो आपका छूटने ना पाए, ठीक है ना। तो चलते हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कोई भी एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3 बटा क्या होगा 4 भुजाघाते 2 होता है, भुजाघाते 2 होता है, जिसकी वैल्यू हमने बोला 24 करड़ी में क्या था, 3 था। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ और a स्क्वायर बराबर 24 चौक के कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। क्लियर है। तो a बराबर क्या होगा, 96 का स्क्वायर निकालेंगे, 16 छक्का 96 होता है, तो 16 करड़ी में क्या होगा, 4 करड़ी में क्या होगा, 4 करड़ी में 6 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 छक्का क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप ये बताइए, परिमाप की यदि मैं बात करूं तो परिमाप हमारा क्या होता है, 3a होता है, 3 गुणे भुजा होती है, तो 3 गुणे भुजा 4 करड़ी में 3, तो 3 चौक के 4 करड़ी में 6, 3 चौक के 12 करड़ी में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझे ना। तो क्या था आपका कि कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है, उसका जो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, करड़ी में 3/4, भुजाघाते 2 बराबर 14 अथवा 24 करड़ी में क्या होगा, 3 है, ठीक है। अब यहां से आपका क्या होगा, तो a स्क्वायर, यहां से देखिए करड़ी 3 कैंसिल होगा, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गए 96 को, 24 चौके 96, तो 96 को क्या लिखते हैं, 16 छक्का 96, 16 का वर्गमूल हमारा 4 होता है, 6 का वर्गमूल नहीं निकल पाए, 4 करड़ी में 6। परिमाप 3 होता है, एक की जगह पर हमारा 4 करड़ी में 6 सॉल्व किए तो कितना होगा, 12 करड़ी में 6 हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, फटाफट सभी क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे और शुरू से लेकर अंत तक तो पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। और यदि आपको क्या होगा, सेशन पसंद आता है तो कमेंट करके आप बता दें, जिससे कि हम लोग का मनोबल बढ़ता रहे और अब आपको पूरी तरीके संपूर्ण तैयारी हम लोग करा सके, ठीक है ना।
चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा दिया था। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? पुल की लंबाई क्या होगी? ठीक है ना, देखिएगा। अब ये बताइएगा, जब एक कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, पुल को या किसी सुरंग को पार करती है तो उसकी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग होता है। तो मैं कह दिया लंबाई है 90 और उसकी लंबाई, पुल की लंबाई x है, और जो 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में तय करती है, तो 90 प्लस x बराबर 225 के, तो x बराबर 225 कम कर देंगे तो देखिएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा, 22 में से 9 गया, कितना होगा? 13 हो जाएगा, तो 135 मीटर हो जाएगा। तो कितना मीटर हो जाएगा? 135 मीटर हो जाएगा। बात समझे ना? तो इस तरीके से प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न क्या है। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आता है। दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न आप लोग देख लिए होंगे। आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका क्या है। आप ध्यान रखिएगा, जब चाल समय दूरी में, जब दूरी हमारा नियत होता है, कांस्टेंट होती है, समान होती है, नियत कॉन्सेप्ट क्या होगा? समान। बात समझे ना? तो उस दशा में जो टाइम होती है, समय का अनुपात जो होगा वो क्या होगा? चालों का अनुपात, चालों का अनुपात। क्लियर है? अब आप ये बताओ कि हमारे पास चाल क्या थी? जाने में 3 की स्पीड है और आने में 15 की स्पीड, तो रेशियो 1:5 हो जाएगा। तो बताओ टाइम क्या होगा? 5:1 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप ये बताओ, ओ सॉरी, एक मिनट गड़बड़ हो गया। ठीक, यहां पर कह रहा है कि स्पीड जो हमारे पास है 4 और क्या होगा 15 की 16 की हुई 16 सॉरी, तो 1:4 हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। इस पर कितना है? 3 घंटा है। इस पर कितना है? 3 घंटा। तो एक हिस्से में 3/4 होगा। इस पर कितना है? 3 घंटा। तो एक हिस्से में कितना होगा? 3/4। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर ऐसे देखें तो इस तरीके से एक हिस्से में 3/4। तो बताओ ये वाला टाइम तो एक ही हिस्सा है ना, वो 3/4 क्या है? घंटा। मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे? 60 का गुणा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट। तो यहाँ से 4 15 चौके 60, 15 तक क्या होगा? 45। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे प्रश्न यदि एग्जाम में मिल जाते हैं तो आराम से लगा लेंगे। डी आपका दूरी नियत होने से या समान होने से समय का अनुपात चाल का व्युत्क्रम अनुपात होगा। चाल का व्युत्क्रम अनुपात होगा। तो चाल हमारे पास 4 संबंधे 16, 4 किलोमीटर ये था, 16 किलोमीटर आने में था। तो 4 संबंधे 16, तो 1 संबंधे 4, तो टाइम कितना उसका उल्टा 4 संबंधे 1, 4 पर 3 घंटा, तो 1 पर 3/4, तो 1 पर कितना 3/4 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 मिनट हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? तो ये आपका क्या होगा? प्रश्न बना। अगले प्रश्न की तरफ फिर चलते हैं। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को तो आप कमेंट में क्या कर कमेंट करके बता दें। और यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप क्या करिएगा? वीडियो को शेयर करिए। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए देखिएगा, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 यदि 100 है तो वह संख्या क्या है? भाई देखिए, कोई एक संख्या मैंने मान लिया, उसका 2/3 लिखे तो है ना, फिर उसी का 1/4 लिखे, वो किसके बराबर हो गया? वो 100 के। अब ये बताइएगा
तो 1/6 पे कितनी वैल्यू बता रहा है 100, तो वह संख्या यदि 1 है तो 1 पर कितना होगा, ये 600 हो जाएगा। तो बात समझ में, तो उत्तर क्या बन जाएगा, 600 हो जाएगा। बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है उस पर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि साइन थीटा बराबर करड़ी में 3/2 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। आई भाई देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर क्या होगा, करड़ी में 3/2, यदि इसकी वैल्यू याद हो तो आप कह सकते हैं कि साइन में थीटा की अथवा साइन में करड़ी में 3/2 की वैल्यू किसकी होती है, 60 अंश की होती है। तो थीटा बराबर कितने के होगा, 60 अंश के। तो टेन थीटा यानी कि टेन 60 अंश, और टेन 60 अंश की वैल्यू करड़ी में क्या होती है, 3 होती है। मसल इस बात को आप याद रख रहिए कि साइन थीटा करड़ी में 3/2, किस कोण का मान करड़ी में 3/2 होता है, तो 60 का होता है साइन में। तो थीटा की वैल्यू 60 होगी, तो टेन थीटा यानी टेन 60 की वैल्यू करड़ी में 3। या इसका दूसरा मेथड यही है, मान लेते हैं कि जहां कोण पता हो गया वो ठीक है, यदि कोण पता नहीं रहता तो क्या करते, तो ये हमारा लंब और ये हमारा क्या कर्ण, तो आधार क्या होगा, रूट में लंब का स्क्वायर करड़ी 3 का वर्ग करोगे 3 और 2 का वर्ग करोगे तो क्या होगा, सॉरी आधार निकालना है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, कड़ी 3 का वर्ग करेंगे 3, उनका अंतर निकाल लीजिएगा तो आधार निकल के आ जाएगा, आधार की वैल्यू 1 होगी। बात समझे, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे क्या होगा, आधार होता है करड़ी में 3 बटे क्या होगा 1 होता, उत्तर क्या होगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं, ये आपके पास लंब और ये आपका कर्ण है, तो आधार निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, करड़ी 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, आधार की वैल्यू 1 हो गई, तो लंब बटे आधार यानी लंब कितना है, करड़ी में 3, आधार 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, करड़ी में 3 हो जाएगी। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता तो ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका कोई भी तैयारी हम लोग करते हैं तो तैयारी के अंतिम जो चरण होती है हमारी, वो होती है आपका क्या होगा, प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में आपका क्या होगा, मॉडल पेपर भी प्रैक्टिस किया जाता है और क्या होगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो मैं पहले प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करा देता हूं, इसके बाद फिर क्या होगा, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करा दूंगा, जो अपने से बनाकर, अपने विचारों से बनाकर जो पेपर होगा उस चीज़ों को मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु को 3735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो आइए भाई इस पर देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा था कि वस्तु को 2 बार बेचने की बात किया, SP1 SP2 2 सेलिंग प्राइस। पहली सेलिंग प्राइस हमारा 10% हानि यानी 90% पर है और दूसरी 10% लाभ यानी 110 पे है। तो यहाँ से रेशियो 9:2 क्या होगा, 11 हो जाएगी। तेरी बात समझ में। लेकिन आप ये बताओ कि पहला जो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना था, 3735 था, तो 3 7 3 5 है 9 पर, तो 1 पर बता दो कितना हो जाएगा। तो 1 पर, जब 1 पर कितना होगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 चौके 36 बच जाएगा कितना, 1 9 2 1 कम 9 बच जाएगा 4, 9 5 45 हो जाएगा, 415 हो जाएगा। तो 11 पे कितना होगा, क्योंकि आपको 10% लाभ वाला पूछ रहा था, तो 11 पे कितना होगा, 415 गुणे क्या होगा 11, 11 5 55 हासिल क्या होगा 5 के 11 कम 11 और 6 5 कितना होगा, 11 और 5 कितना होगा 16 हो जाएगा, 11 चौक 44, 1 कितना होगा 45 हो जाएगा। तो 4565 रुपये आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो हमने ये देखा कि वस्तु को 2 बार बेचने में 2 विक्रय मूल्य होगा, एक 10% नुकसान पर, एक 10% लाभ पर। तो 90% नुकसान वाला, लाभ हमारा 10% 110, रेशियो बना के 9 पर इतना, 1 पर इतना, तो 11 पर आपका कितना होगा 45 65 हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप क्या करेंगे, लगाते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है,
आइए देखिएगा, एक प्रश्न ये भी है, 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य क्या होगा? ठीक है, देखिए जो आपका माध्य होता है एक औसत होता है। औसत का मतलब ये होता है कि हर जगह हर चीज समान हो जाए। औसत का मतलब हर जगह हर चीज क्या हो, समान। जैसे मैंने एक बात बताया कि आप ये बताओ कि यदि मालिक क्लास में है, क्लास में जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने किसी को 2 चॉकलेट दिया, किसी को 1 चॉकलेट दिया, किसी को 5 चॉकलेट दिया, किसी को 3 चॉकलेट दिया, मैं ऐसे बंटवारा कर दिया हूं। लेकिन बात कर दिया औसत, इसका मतलब सबको बंटवारे में बराबर हो जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर जितने लोग हैं उतने लोगों का भाग देना पड़ेगा, तब जाके वहां से माध्य या औसत निकल के आती है। बात समझ में आएगी? इसका मतलब कभी भी कहीं भी बात आ जाए, कोई बोल दिया जाए कि औसत या माध्य का जिक्र कर दिया, तो समझ जाइएगा कि ये जो चीज दी जा रही है वो क्या है, हर एक व्यक्ति का वैल्यू सेम बता दिया। वो वैल्यू कितनी है? 15 क्या है? 5 है। वैल्यू सेम करके 15.5 कितने लोगों की है? 20 लोगों की। गलती क्या हुई थी? 24 की वजह क्या लिख दिए थे? 42 लिख दिए थे। अब ये बताओ, कोई भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, अब मुझसे यदि गलती हो गई कि 24 के बजाय हमने क्या किया, बजाय 42 लिख दिया था, 42 लिखा, तो इसका अर्थ यही हुआ कि मुझे 42 को बाहर कर देना होगा और 24 को लाना होगा। 42 को कम करना पड़ेगा, 42 को मिटाना पड़ेगा, गलती को मिटा करके उस जगह पर 24 रखना पड़ेगा। तो आप बताओ, गलती मिटा देंगे तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना भाई। इसका मतलब इसको हमें इस ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा ना। हमारे पास एक ग्रुप है इतना, जिनकी वैल्यू 15.5 इस समय है करंट टाइम में। कब? जब 42 इसमें एंट्री था तब मैंने 42 को बाहर कर दिया, उसकी जगह पर मैंने 24 को एंट्री किया। बताओ इससे क्या हुआ, कितने की बढ़ोतरी हुई? तो मैं कह दिया कि चलो 18 की बढ़ोतरी कमी होगी। 18 क्या होगी? कम हो गई। 18 क्या होगा? कम हो गया। जब 18 बताओ कम हुआ, तो बताओ कितने लोगों में कम हुआ होगा? एक बंदा गया, दूसरा आ गया, तो 20 लोग थे, एक निकला 19, लेकिन एक आ गया, फिर 20 हो गए। मतलब टोटल 20 लोगों में कमी हो गई। कितनी की? 18 की। तो हर एक व्यक्ति में कितने की कमी होगी? 0.9 की कमी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आए कि नहीं? तरीका एकदम बेहतरीन है। नए तरीके से आपको औसत में भी मैं पढ़ाऊंगा इसी तरीके से। तो मैंने क्या बता दिया कि बताओ 42 को मैंने बाहर किया, 24 को लाया, इसका मतलब 18 माइनस हो गया, 18 कम हो गया। कितने लोगों में कम होगा? 20 लोगों में कम होगा। हर एक व्यक्ति से कितना कम करोगे आप? 0.9 कम करोगे। बताओ 15 हमारे पास था, 15.5, इसमें से 0.9 हमने कम कर दिया, तो 15 में से 9 गया, क्या होगा? 6 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? 14 क्या होगा? 6। तो इसका राइट आंसर 14 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? ठीक है, आप लोग वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं, वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक छोटी सी बात है, आप लोग यदि पिक्चर की क्वालिटी यदि मेंटेन करना है तो आप इस वीडियो को 240 पिक्सल या 360 पिक्सल पर देखेंगे, आपको एकदम क्लीन दिखाई देगा। 144 पर कोई भी कितना बढ़िया वीडियो बना हो, 144 पिक्सल पर आपका खराब दिखाई देता है। ठीक है, तो आप 240 और 360 पिक्सल पर देखेंगे, सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपये हो जाती है। ये देखिए 9 महीने में 1000 रुपये हो जाना का मतलब यही हुआ कि यह जो मिश्रधन हमारा होगा, जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों इंक्लूड होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1000 है। अब ये बताओ 9 महीने की बात हो रही है, तो 9 महीने की बात हो रही है, तो 9 महीने में कितना साल होगा? 9/12 3/4 वर्ष होगा। कितना साल होगा? 3/4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताओ 3/4 वर्ष हो जाएगा, तो यदि हम अथवा एसआई निकालने की कोशिश करें, एसआई परसेंटेज निकालें, तो 8%, 3/4, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6,
तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि 6% हमें क्या मिला है, ब्याज मिला। कितने परसेंट ब्याज मिला, 6%। तब हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, 106% पर होगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 106% पर होगा। अब आप ये बताओ कि 106% अमाउंट हुई जो 1000 के क्या है, बराबर है। तो मैं आपसे कहा कि चलो बताओ 100% मूलधन होता है तो कितनी वैल्यू, 1000 बटे 106 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, अब यदि मान लेते हैं यहाँ से 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। हम इसको क्या कर दे, 53 लिख देते, इसको हम लोग 50, 500 लिख देते। तो 5000 में आप भाग दे दीजिएगा, 50,000 में 53 का भाग देंगे। कारण इसमें देखिएगा बहुत रेयर अथवा नज़दीक दे दिया है, तो इसको हम लोग एक काम कर लेते, एक बार यूनिट वैल्यू अथवा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पकड़ ले। यदि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पकड़ ले तो शायद हो सकता है कि कुछ जल्दी से मिल जाए। तो हम यही कह दे कि भाई 53 है हमारे पास, यहाँ 5000 आएगा। ठीक है, 53 गुणे, तो एक काम कर लेते हैं, इस 53 का यानी 5 3 कितना होगा, 8 होगा। 8 हुआ, इस 8 का इसमें ये थोड़ा डिजिटल सम पर देखते हैं। 8 1 9 7 4, 11 1 1 2, 2 8 16, 5 नहीं आएगा। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं कि यहाँ से क्या होगा, 8 देखिए 8 1 9 0 हो जाएगा, 7 4 11, 11 मतलब क्या होगा 2, 2 में यदि हम क्या करेंगे 8 का गुणा तो 8 दूनी के 16, 6 1 7, यहाँ देखिए क्या होगा 5 आ रहा है ना, केवल देख रहे हैं यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 0 0। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम देखिएगा, थोड़ा सा लाइट कट गई थी इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम लोग चलते हैं कि देखिए हमें 5 लेफ्ट, देखिए ये ऊपर वाली वैल्यू 5 आनी चाहिए और नीचे वाली वैल्यू का गुणा करके देखना कि भाई ऊपर वाली वैल्यू 5 आ रही कि नहीं आ रही। देखिए अब यहाँ से 8 1 9 0 हो जाएगा, 9 0 हो जाए, क्या बचेगा 4, 4 में यदि मैं 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 3 2 क्या होगा 5। अब ये देख रहे हैं यहाँ 5 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन देने के लिए तैयार है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा तो 4 3 7 4 11, 11 9 कितना होगा 20 हो जाएगा। 11 9 20, 20 मतलब 2 हो जाए, 2 में 8 का गुणा काट दूनी 16, 6 1 7 हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा 4 3 7 4 11 8 कितना होगा 19 हो जाएगा। 19 यानी 19 मतलब 9 0 हो जाएगा, तो 1 1 में 8 का गुणा करें तो 8 आएगा, 5 नहीं आएगा। इस तरीके से उत्तर हमारा क्या होगा 981.40 होगा। नहीं तो आप भाग दे करके क्या करिएगा निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या करें यार, गांव में हम लोग हैं, थोड़ा सा लाइट वगैरह की प्रॉब्लम होती रहती है, नेट की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम में हैं। अब जब कोचिंग वगैरह खुल जाए, जिससे कि हम लोग कोचिंग पर पहुंच जाएं, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा लिया जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न में क्या है, 5 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, समझिए जरा। अब बताओ 5 लीटर था जिसमें 6% चीनी था, 1 लीटर पानी उड़ जाएगा तो कितना बचेगा, 4 लीटर हो जाएगा, उसमें कितना परसेंट चीनी होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मैंने ऐसे डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि यदि मैं भाप अथवा गर्म किया जाएगा चीनी पानी के मिश्रण में तो केवल पानी उड़ के जाता है, चीनी नहीं उड़ के जाता है। तो इसका मतलब जितना केजी, जितना ग्राम चीनी पहले वाले मिश्रण यानी 5 लीटर में होगा, उतना ही ग्राम आपका 4 लीटर में होगा। 5 लीटर का परसेंटेज 6% है, तो 4 लीटर का परसेंटेज कितना होगा। तो अब ये बताइए, दोनों तरफ परसेंटेज, हमारा परसेंटेज कैंसिल हुआ यहाँ से। अब आप देखिएगा यहाँ क्या क्वेश्चन मार्क के जगह पर 6 पंजे 30 बटे क्या होगा 4 के, तो वैल्यू कितनी होगी 7.5% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7.5% हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। 5 लीटर से 1 लीटर में उड़ जाएगा 4 लीटर और 5 में 6%, तो 4 में कितना परसेंट, यही हमारा कॉन्सेप्ट हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये है, वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, उनकी बचत का अनुपात 14:11 है,
तो रुपए में उनके वेतन का पता लगाइए। ठीक है, तो आइए भाई देखिए इसमें करना क्या है। यदि प्रत्येक ने 75% खर्च कर दिया है तो 25% पहले ने भी बचाया था, दूसरे ने भी 25% बचाया था, जिसमें ए और बी के ये बचत का परसेंटेज ही किसके बराबर बताया है, 14 संबंध क्या होगा, 11 के होंगे। इतनी बात समझ में कि नहीं। यदि जो 25% ये अपने इनकम का 25% जो 14 के बराबर बताया है, अब बी अपनी इनकम का 25% जो 11 के क्या होगा बराबर बताया। इतनी बात समझे। तो अभी बताओ ये जो 25% 14 के बराबर, ये 25% 11 के बराबर, तो अब बताइएगा उनका आय क्या होगा। आय ये तो बचत थी भाई, ये कितनी क्या थी बचत। तो आय में हमारा क्या होगा 14/25 गुणे क्या होगा 100 होगा। क्यों ऐसा किया गया कि 25% पर 14 है तो 1% पर 14/25 के आय हमारा 100% तो 100 का गुणा हो जाएगा। वही हाल हमने बी के साथ किया 11/25 गुणे 100। अब बताओ 100 दोनों में था, 25 दोनों में था, रेशियो कामन वही 11 सब 14 संबंध 11। ये आय हो गई। और आपको पता है कि इन दोनों की वैल्यू टोटल कितनी हो, 25 पर कितना होगा 25,000 है, तो 1 पर कितना होगा 1,000 होगा। तो अब बताओ ये कितना होगा जी 14,000 होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 11,000 होगा। तो इस तरीके से 14,000 11,000 ऑप्शन बी उसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पर केवल 25% दोनों का था। हो सकता है कि कोई 20% खर्चा किया, अगला 25% खर्चा किया, तो कहते 20% पर इतना, तो 25% पर इतना, 100% पर सबका आय निकाल के लेकर। तो यही कॉन्सेप्ट आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसी पर आपको क्या कर क्वेश्चन को लेकर बनाना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट पर ही बताए हैं, नहीं तो टेक्निक बताना होता तो सीधे क्या करते हैं 14 11 है परसेंटेज का अनुपात, परसेंटेज अनुपात के बीच में भाग दे देते, तो वो आपका क्या आय का अनुपात निकल के आ जाता था। ठीक है, तो ऐसे बना सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट इसलिए बताया गया कि यहाँ तो अब क्या होगा बचत का अनुपात दिया, हो सकता है कि खर्च का अनुपात दिया हो, तो इसको भी इसी तरीके से बना लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं, तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पर भी हम लोग जब टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सिस्टम होगा G1 D1 बराबर G2 D2। जब आपका क्या होगा दो अलग अलग ग्रुप किसी एक कार्य को करते हैं, तो यहाँ पर पहला ग्रुप पहला दिन, पहला ग्रुप पहला दिन, दूसरा ग्रुप दूसरा दिन, दूसरा ग्रुप दूसरा दिन, यही हो गया। तो 5 दूनी के 10, 5 3 15, 8 दूनी के 16/3 क्वेश्चन मार्क, तो 5.33 दिन आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे ना। तो आप याद रखे रहिएगा, इसका पूरा यदि सूत्र देखें तो होता है सूत्र G1 D1 H1 बटे W1 या G2 D2 H2 बटे W2, यानी पहला ग्रुप पहला दिन पहला घंटा पहला वर्ग, दूसरा ग्रुप दूसरा दिन दूसरा घंटा दूसरा वर्क, ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये सूत्र हमेशा के लिए याद रखे रहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि इसी प्रश्न पे भाई आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, उस पर हम लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उसको देखते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यदि नंबर 3 6 7 x 11 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में है और माध्य हमारा 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य में मैंने एक बात बताया था, माध्य एक औसत होता है, मैंने जस्ट इसके पीछे वाली बात हमने किया। तब माध्य जब हमारा औसत होता है तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यदि हम कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या
माध्य बराबर क्या हो जाए, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब बताओ कुल पदों का योग हमें देना होगा तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं। तो 36 9 7 16, 16 11 कितना होगा 27 और 15 कितना होगा 42। 27 15 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है ना, यही तो हुआ ना। 7 3 10, 36 9 7 16 11 27, 27 15 क्या होगा 42, 42 9 19 कितना हो जाएगा 42, 10 52 9 61, 61 20 81, 81 और 20 कितना हो जाएगा 100, 106 हो जाएगा, 106 और क्या होगा 28 कितना हो जाएगा, और 20 26 और 8 1 9, 129 हो जाएगा, और 8 6 14, 134 हो जाएगा, ठीक। 134 जोड़ने में सही है ना, तो 134 बटे कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगी, प्लस x। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, बराबर कितने के हो जाएगा 15 के, तो 150 हो जाएगा यहाँ से। तो 134 प्लस x बराबर 150 के, तो x बराबर कितने का होगा, ये 16 के हो जाए, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात समझे ना, तो ये हमारा क्या होगा प्रश्न का उत्तर मिला। अगले प्रश्न की तरफ फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। आप चाहें तो इसका नोट्स वगैरह भी बना करके एग्जाम पीरियड में अपना क्या करें प्रिपरेशन करने के लिए काम में आएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं है, तब तक ले हम लोग क्या प्रैक्टिस करते चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो अंकों की दो संख्याओं गुणनफल 2160, उनका लसाअ 180 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक चीज ध्यान रखें कि यदि ऐसे प्रश्न बनते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन मेथड का भी सहारा ले सकते हैं। ऑप्शन से ही क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन मेथड का सहारा लेकर के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक काम यही कर सकते हैं कि भाई ये बताओ 180 हमारा क्या होगा, उसका लसाअ है। तो एक बात जानते रहिएगा कि लघुत्तम समापवर्तक में जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो दिए हुए संख्याओं को पूर्णतः क्या करेगा, डिवाइड कर सकता है। लघुत्तम जो समापवर्तक है वो दिए हुए संख्याओं को क्या करेगा, पूर्णतः डिवाइड कर सकता है। बात समझे कि सॉरी, लघुत्तम समापवर्त पूर्णतः डिवाइड हो सकता है, किससे, उन दोनों संख्याओं से, ठीक। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर कि 72 क्या 180 को काट सकता, कभी नहीं काट सकता 72 180 से, क्योंकि 72 दूनी 144, 72 तरीक का क्या होगा, 3 दूनी के 6 210 हो जाता है, 180 नहीं कटेगा, इसलिए ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब या 36 पंजे 180 60 तरीक का ये मिल सकता है, 45 चौके 180 लेकिन 48 से नहीं कटेगा, 40 से न तो 54 से ये सब नहीं कटेगा, तो उत्तर हमारा 36 और क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा 36 और 60 मिल जाएगा। बात समझे, उत्तर क्या हो जाएगा 36 60। और इसका दूसरा मेथड ये भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी टफ हो जाएगी। बात समझे ना, कि दोनों संख्याओं में ऐसे देखेंगे कि 2160 है, में यदि एलसीएम का भाग दे देंगे तो एचसीएफ निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ। क्यों, क्योंकि मौसा गुणे लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक। तो इसका मतलब यदि मुझे मौसा चाहिए तो भाग दे करके निकाल सकते हैं। तो इससे देखेंगे तो इसका क्या होगा, 0 से कट जाएगा, 18 छक्का 108, 12 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो जिनका महत्तम समापवर्तक 12 हो वो आप देख सकते हैं। 30 और 72 का मौसा 12 है, नहीं 36 60 का मौसा 12, बाकी किसी का नहीं मिल पाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही हैं।
ऑप्शन में 10, 15, 20 और क्या होगा 22 है। ठीक है, तो देखते हैं ये प्रश्न हमारा क्या है, कैसा बना है। तो यहाँ पर एक देखते हैं, मैं मान लेता हूँ टोटल कितने अंक सवाल थे, 25 सवाल थे। टोटल कितने सवाल थे, 25 सवाल हैं। और उस 25 सवाल में हमारा क्या हो जाएगा कि 25 सवाल में सही क्या पूछा था आपसे, सही सवाल पूछा था। तो सही यदि x है तो गलत हमारा कितना हो जाएगा 25 - x हो जाएगा। बहुत आसान, ऐसे ही लगा लीजिएगा, ज़्यादा लफड़ा है ही नहीं, तो हम काहे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। इसमें 4 मिलेगा नंबर, लेकिन इसमें 2 नंबर कट जाएगा। तो आपको पता है कि टोटल हमने कितना सही प्रश्न करके टोटल नंबर निकाला, मैंने कितना गलत किया वो उतने नंबर को क्या किया मैंने माइनस किया। तो ओवरऑल मेरा नंबर कितना निकल के आएगा 70। सबको पता है, आप ग्रुप डी क्या NTPC से कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें माइनस मार्किंग होती है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 4x हो गया, माइनस क्या होगा 50 प्लस क्या होगा 2x बराबर कितने को होगा 70 के। तब यहां से क्या होगा 6x बराबर क्या 7 5 12 120 के, तो x बराबर कितने को होगा 20 के। तो सही प्रश्न का जवाब हमारा कितना है 20 लोग हैं। सही प्रश्नों का जवाब कितने प्रश्न सही हुए हैं 20 सही हुए थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, y का मान ज्ञात करें यदि y + 1/3 प्लस y + 2/5 = 3 है। तो ये जनरल क्वेश्चन है भाई, ये तो आराम से लगा लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा 15 हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे 5y + 5 बराबर 3 सॉरी प्लस वहाँ क्या होगा 3y + 6 बटे सॉरी कुल मिला के यही होगा, बात समझे ना, बराबर कितने को होगा 3 को होगा। 3 5 3 कितना 8 y, क्लियर है। 6 5 11 15 3 45 8 y बराबर कितने होगा 56 के। तो y बराबर कितने को होगा जी 7 8 7 56 सॉरी कम हो जाएगा ना 3.4 हो जाएगा, सॉरी 34 हो जाएगा। 8y बराबर 1 मिनट जल्दीबाजी हो गई। तो y बराबर कितने होगा 8 चौक के 32 हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा 8 दूनी 16 8 पंजे 40 हो जाएगा। 8 चौक 32 के 2 बचा 8 दूनी 16 8 पंजे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 4 दशमलव क्या होगा 25 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि समय भी लग रहा है ज़्यादा अब हो रहा है। लेकिन चूँकि क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन दिया भी है इस तो सेट में ज़्यादा, ठीक है, तो पूरे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, भले आपका क्या थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। देखिए क्या करा क्वेश्चन, जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाए तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। तो भाषा में इसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होगा। तो देखिएगा यदि 3 विषय हुआ गणित विज्ञान इतिहास तो उस समय 89 था, तो 3 9 27 3 बटे 24 2 कितना होगा ये 26 हो जाएगा। 3 9 27 3 बटे 24 2 क्या होगा 26 होगा। लेकिन जब भाषा को इंक्लूड कर दिया जाए तो 4 हो गए और जिसमें 88 दशमलव क्या होगा 25 हो गए। कितना 88.25 हो गया। तो 25 चौक के 100 हो गया, 1 हो जाए 4 बटे 32 1 33 हो जाए 4 बटे 32 और 3 कितना होगा 39 हो जाएगा। तो बताइए इन दोनों के बीच में जो गैप हमारी होगी वही हमारा भाषा का भी निकल के आ जाए। क्यों कि 3 लोगों का टोटल 267 और 4 लोगों का टोटल 339 हो जाएगा। 4 बटे 32 हो जाए 32 से 33 हो जाएगा 3 4 बटे 32 3 35 हो जाएगा। 32 3 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए 13 में से 7 गया क्या होगा 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा 4 होगा 14 में से 6 गया क्या 8 6 14 हो जाता, कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। बात समझे ना। तो अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा, अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी होगी। देखिए एक आयताकार है ना जो भी मैदान हमारा है,
अब इसकी लंबाई बता रहा है 40 है और चौड़ाई कितनी है 30 है, और ये विकर्णता जाएगी अंकिता। तो अंकिता जब यहाँ से गई, ऐसे गई, फिर वापस उसी स्थान पर आ गई, तो इसके द्वारा चली गई दूरी जाने और आने में टोटल लिया गया, सॉरी टोटल आपका क्या दूरी होगी। तब बताइए जहाँ 30 से 40 होता है, कॉन्सेप्ट हमारा 3 4 5 वाला है। यदि इसको हमने 30 बोला, इसको हमने 40 बोला, तो इसको क्या बोलूँगा मैं 50 बोलूँगा। ये लंब बताता है या आधार बताता है, ये क्या बताता है कर्ण बताता है। ये लंब बताया, आधार बताया, फिर बाद में क्या बताया कर्ण बताया। तो इस तरीके से हमारे पास ये बता दीजिए कि यदि ये कर्ण बताया तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 50 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है, जब ये वाली वैल्यू 50 हो जाएगी तो 50 जाना है 50 आना है, तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा ये 100 मीटर हो जाता है। कितना चला गया ये 100 मीटर चला जाएगा। बात समझे ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। ठीक है, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो 5/3 आता है। क्लियर हुआ कि नहीं। ये पहली संख्या डिनोट किया, ये दूसरी संख्या डिनोट किया। यदि पहली संख्या को हमने 5x बोला, दूसरी संख्या को हमने 3x बोला, और जिसकी वैल्यू 375 है, तो 5×15 x बराबर 300, x स्क्वायर बराबर 375 के, तो x स्क्वायर बराबर 25 के, तो x बराबर कितने के होगा 5 के। छोटी संख्या बोला तो छोटी संख्या तो 3x होगी ना, तो 3x यानी 3 गुणे 5, तो 5 क्या होगा 15 हो जाएगा। बात समझे ना, 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपका ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 15 बन जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल कुल मिलाकर के 29 प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों को हमें क्या कर डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसलिए जब क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो टाइम ज़्यादा लगेंगे। ठीक है ना, आपको समझना भी है। ठीक, और बाकी लगाना होगा तो जल्दी से भी लग सकता है। देखिए, क्वेश्चन निम्न में से बड़ी भिन्न क्या है, ऐसा प्रश्न भी आया एग्जाम में। तो हम क्या कर लेंगे, पहले इसको सिंपल कर लेते, छोटा भी किया जा सकता है। 5 से काटे 5 ते 15, 5 चौक के 20 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 12 चौक 48, 12 पंजे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 25 ते 75, 25 चौक का क्या होगा 100 हो जाएगा। बात समझे ना, बात समझे कि नहीं। तो ऐसे भी आप देख रहे हैं कि 3/4, 3/4, 3/4 सब बराबर है। और बड़ी की बात कर रहा, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा भी कि जब आपके पास इन दोनों के बीच के जो बीच में, हालांकि मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं, अब वीडियो इसका पढ़ा हुआ है, फ्रैक्शन का भिन्नों की तुलना पर आधारित आप देख लेंगे। तो प्लेलिस्ट में सीटेट वाले पे पेपर अथवा दिया हूँ मैं, उसमें रखा हूँ, तो आप वहाँ से जा करके कि इस पर देख लीजिएगा किस तरीके से तुलना किया जाएगा भिन्नों का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सेम अंतर है। जब सेम अंतर होता है तो आपका बड़े अंश वाला भिन्न बड़ी हो जाती, तो बड़ा अंश हमारा क्या होगा 4 है, तो 4/5 हमारा क्या होगा देखिए बड़ी हो जाएगी। 4/5 के आधार पर क्या 48/60 हमारा क्या होगा बड़ी हो जाएगी। 48/60 क्या होगी बड़ी होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग एक प्रश्न की तरफ और। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। एक मशीन का निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया और उनका अनुपात 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 1,49,500 रुपये है तो मशीनरी का कुल खर्च कितना होगा। आप ये देखिएगा, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जो अतिरिक्त खर्च हमारा एक है, एक हिस्से में कितना दिखा रहा था 1,49,500। ठीक, तो अब बताइए टोटल बात बोलेंगे तब 5 3 8 1 9 हिस्सा बनेगा। तो 9 हिस्से में कितना 1,49,500 गुणे क्या होगा 9, तो 00 हो जाएगा। 9×5 45 और 9×9 81 और 4 कितना हो जाएगा 55। 55 वाला उत्तर हमारा हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बात समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है।
निर्देश दिया है। तालिका जो आपका है विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है जिनके प्राप्तांक भिन्न श्रेणी के अंतर्गत दिए गए हैं। प्राप्तांक और उनकी संख्या है, ठीक है। 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30 ऐसे करके पूरा आपका दे दिया है 100 तक। इसका मतलब आपका क्या होगा, प्राप्तांक हमारा टोटल कितना है, 100 की बात हो रहा है। टोटल नंबर हमने अब मान लिया कितना, 100 नंबर। और जब 100 नंबर की यदि मैं बात करूं तो 100 में 41% आने का मतलब क्या होगा, 41 नंबर होना चाहिए ना। तो यदि 41 नंबर जो पाएगा, 41 या 41 से ज़्यादा नंबर जो पाएगा वही पास होगा, बाकी सब क्या होंगे, फेल होंगे। तो इसका मतलब 41 नंबर से कम वाले होंगे जो ही आपका क्या अनुत्तीर्ण होंगे। प्रश्न में यही बोल रहा था। तो आइए हम सोल्यूशन में चलते हैं। तो सोल्यूशन में हमारा क्या कर रहा है कि यदि मैं टोटल विद्यार्थी की बात, क्योंकि भाई 41% से कम नंबर पाने वाले कौन कौन है, 41% से कम नंबर पाने वाले 22, 16, 9 और 5 है। तो 9, 5, 14, 16 कितना हो जाएगा, 9, 5, 14 और 14 और 16 जोड़ देंगे तो कितना होगा 30 और 30, 22 मिला के कितना हो जाएगा 52। 30, 22 मिला के कितना हो जाएगा 52। अब कितने में होगा, 120 में होगा। अब गुणे क्या हो जाएगा, 100 होगा। 120 कहाँ से आया, तो टोटल योग कर लीजिएगा, एक बार जोड़ लेते हैं, शायद 120 ही आएगा। 9, 5, 14, 26, 2, 22, 22, 6, 28, 8, 36, 1, 37, 7, 7, 13 हो जाएगा, 37, 6, 43 और 7, 50, 0 हासिल 5 के हो गया। 5, 1, 6, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 1, 12, 120 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, टोटल हमारे क्या होंगे 52 नंबर वाले, सॉरी टोटल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, क्वेश्चन में करा ना, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण प्रतिशतता 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो टोटल बताइए 41 नंबर या 41 नंबर से ज़्यादा पाने वाले सभी पास हो गए। तो उससे नीचे वाले कौन होगा, 0 से लेके यहाँ तक, तो 22, 16, 9 और 5, 16, 9, 5 अथवा सॉरी 16, 9, 22 अथवा 25 और 5, 30 और 22 मिला के क्या होगा 52 हो जाएगा। 120 का कितना होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 13 चौक के 52 होता है, या क्या होगा 3 चौक के 12, 40 हो जाएगा। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 13 पच्चे 65/2। तो कुछ और आ रहा है, कुछ दिक्कत है क्या इसमें, सही लग रहा है, कहीं से मिस्टेक, अच्छा ठीक है यहाँ मिस्टेक हो गई, 4 से काटे तो यहाँ 30 आएगा ना, 30 हो जाएगा। तो 13 पचे 65 बटे क्या होगा 3 हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट पूरा काट देता हूँ मैं। टोटल हमारे पास कितने होंगे, फेल होने वाले 52 लोग हैं, टोटल 120 है और गुणे क्या होगा 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, 0 से 0 काट सकते हैं, या 13 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 3 चौक के 12, 4 के 12 हो जाएगा, तो यहाँ 130 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 चौक के 12, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा 43% आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने का मतलब 3, 4, 3, 7 लोग हो जाएंगे, क्लियर है। अब किस पर होंगे 120, गुणे क्या होगा 100 हो जाएगा, ठीक। तो 20 पंजे होगा, 20 छक्का 120, 7 पचे 35 बटे क्या होगा 6 पंजे 30 हो जाएगा, ठीक। अब बच जाएगा 5, 6 48 हो जाएगा, 5 दशमलव कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, 5 दशमलव कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। 80% से ज़्यादा बोला है तो 80 नंबर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 80 नंबर से ज़्यादा उनमें 4 और 3 7 लोग थे, कितने 120 में कितना परसेंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है देखिए क्या कह रहा है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिन्होंने 41% से 70% के बीच में अंक प्राप्त किए। 41 से 70 के बीच में, 41 से लेके 70 के बीच में इतना तक आएगा, तो 26, 18 और 11 है, तो 8, 6, 14, 1, 15 के 5 हो गया, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 बटे 120 गुणे क्या होगा 100,
20 पंजे 20 छक्का 120, 50 25, 50 25 दो कितना होगा 27 बटे क्या होगा 6 हो जाएगा। तो 6 चौके 24 हो जाएगा। बाकी कितना बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा। 6 पंजे क्या होगा 30 हो जाएगा। फिर बाकी बच जाएगा 5 बच जाएगा, दशमलव लग जाएगा 8 हो जाएगा। तो करीब करीब क्या होगा 45.8% हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा डीआई के क्वेश्चन को कंप्लीट हमने किया। बस आपके क्या होंगे 4 और प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है। एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के बाद कीमत क्या होगी, 2 वर्ष के बाद की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 15% बोला है कि वृद्धि हो रही है। यदि 6 लाख है तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 00 हमारा इससे कैंसिल हो गया। तो एक बार क्या होगा 15 छक्का 90, 90,000 हमारा 9 लाख रुपए की बढ़ोतरी होगी ना। तो पहले देखिए पहले साल में उसको 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के देना पड़ेगा। कितना बढ़ा के देना पड़ेगा 9 लाख एक्स्ट्रा बढ़ा के देना पड़ेगा। 15 छक्का 90, ठीक है ना, परसेंटेज से क्लियर। दूसरे साल में भी 9 लाख रुपए बढ़ा के देना पड़ेगा। फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक, अब इस 9 लाख पर 15% देंगे तो 00 फिर कैसे 15 तय 45,000 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के 9 9 18 हमारा 9 9 क्या होगा 18 हो जाएगा। तो 18 लाख हो जाएगा और 45,000 बढ़ जाएगा। तो 18 लाख 45,000 बढ़ जाएगा। तो 18 लाख 45,000 बढ़ जाएगा तो करीब करीब कहाँ हो जाएगा 9 60 18 78 हो जाएगा। नौ लाख 00 कैंसिल 9 5 45। ये तो है यार 00 वहाँ से कैंसिल हुआ। 15 छक्का 90 5 तो 0, 15 छक्का 90 ये 5 तो 0 9 का ये आपका एक बार फिर हो जाएगा। 2 साल बोला था इसलिए बढ़ोतरी का फिर क्या किया जाता है, बढ़ोतरी होती है ना, ये एकदम सीधे क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह लगती है। तो क्या होगा 45,000 हो जाएगा। तो 9 लाख 9 9 18 हो जाएगा ना। तो 18 लाख 45,000 हो जाना चाहिए। 18 लाख 45,000 हो जाना चाहिए। तो आपके पास कितना था 60 लाख था, 60 लाख था। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसमें से 18 लाख 45,000 को मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो 78 लाख 45,000 हो जाना चाहिए। 78 लाख 45,000 कहीं ऑप्शन में नहीं है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, कोई ऑप्शन में मिस्टेक है। कुछ लग रहा है ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है ना, एक छोटे से देख लेते हैं हम लोग। जोड़ने में कोई मिस्टेक हो गई क्या। 3 6 0 देखिएगा कहीं से मिस्टेक हो सकता, ध्यान नहीं जा पा रहा हो। ऐसे बना लीजिए
आपका कितना हो जाएगा, 15% को क्या लिख सकते हो, अब 3 बटे क्या कर सकते हो, 20 लिखते हो। 20 से 23 हुआ, अब 20 से क्या होगा, 23 हो गया। तो यहाँ कितना होगा 400, यहाँ कितना होगा 529 होगा। ये 400 में कितना होगा 60 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो एक पर कितना होगा, 00 कैंसिल कर लोगे आप, फिर क्या होगा 4 से काटोगे, 15 चौके 60, 15,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। वहाँ पर कुछ ज़ीरो वाली प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो 15,000 हो जाएगा। तो 529 पर कितना होगा, 529 गुणे क्या करेंगे 15,000 करेंगे, तो इस तरीके से 79,35,000 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 प्रश्न और है छोटे छोटे एकदम, उनको देख लेते, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करके बताना है। तो अब ये बता दीजिए सीधा सीधा बात की, यहाँ 2 अंक पर दशमलव था, ये 2, 2, 4, 2, 6 अंक पर दशमलव, तो 2 अंक दशमलव कम हो जाएगा। नियम ये कहता है कि 6 अंक पे दशमलव में 2 अंक पे दशमलव भाग देंगे तो 4 अंक पर दशमलव लगेगा, तो मेरा 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा, क्लियर है। अब हमने सीधे 5 का भाग दिया, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 4 अंक पर दशमलव लगाना है, तो क्या होगा 0.165 हो जाएगा, 0.165 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा भागे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमने ऑप्शन नहीं लिया, छोटे से क्वेश्चन थे इसलिए ऑप्शन क्या हो सकता नहीं समझी। कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखते हैं, टेन थीटा को sin थीटा बटे क्या होगा cos थीटा लिखते हैं। और अब देखिए भाग है तो गुणा कर लीजिए, cos थीटा को उल्टा क्या होगा 1/cos थीटा हो जाएगा। क्यों, नियम यही कहता है भाग को गुणा में बदलने के तो आएगा। तब देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, 1/ क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझे ना। आइए एक और प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न हमारा इस टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सरल करें, बीजगणित का क्वेश्चन है, a के पावर -2 -1 भागे क्या होगा इतना है। तो अब इसको एक बार थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, 1/a² -1 अपान क्या होगा a² -1, तो इस तरीके से 1 - a² बटे a² बटे a² -1। तो अब ये हम यदि माइनस कॉमन ले लें तो a² -1 अपान a² -1। नियम ये कहता है कि इसका अब इसमें गुणा कर लेते हैं, ई वाली वैल्यू इसी में जाके गुणा हो जाता है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो उत्तर क्या -1 क्या होगा a² हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने ये देखा कि जो आपके क्या एनटीपीसी के टोटल मैंने आज 29 क्वेश्चनों का डिस्कस किया था। तो आज आपने क्या क्या शुरू से लेकर अंत तक जो वीडियो देखे उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और साथ ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जितना भी हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। मैं प्रैक्टिस सेट लेके चल रहा हूं, तो आप क्या करें पूरे वीडियो को हमेशा क्या करें देखते रहिए, ठीक है। तो अगले अथवा प्रैक्टिस सेट के साथ अगले अथवा मिलते हैं आपका जो चल रहा है एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस बैच में। तो हम लोग क्या कर अगले पेपर को लेकर के जल्द ही आएंगे, ठीक है। आज का सेशन कंप्लीट करते, ओके, धन्यवाद।